हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3rd of May यानी कि आज का न्यूज़पेपर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। इसमें जो पहली न्यूज है, पोर्ट इकोनॉमी विल ड्राइव इंडियाज ग्रोथ, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है। इसको हम काफी डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ पोर्ट इकोनॉमी एंड व्हाट डज पोर्ट इकोनॉमी मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो भाई लोग फटाफट से शुरू करते हैं, उसके बाद हम इस न्यूज पे वापस आएंगे और फिर हमको बेटर समझ में आ पाएगा कि भाई यहाँ बात क्या चल रही है। ठीक है, तो आ जाइए। जिनको भी पोर्ट इकोनॉमी नहीं पता कोई बात, मुझे भी नहीं पता है, आइए साथ में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज पोर्ट इकोनॉमी मीन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोर्ट इकोनॉमी। तो जब अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन में पोर्ट इकोनॉमी इज बेसिकली दैट set of, it is a set of economic activities। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कैरी आउट की जा रही हो फॉर मॉनेटरी पर्पसेस, कोई भी एक्टिविटी जिसको कैरी आउट किया जा रहा है फॉर मॉनेटरी या प्रॉफिट या मनी मेकिंग पर्पसेस। ठीक है, अच्छा, मम्मी आपको मैगी बनाकर देती है तो ये मम्मी का प्यार है भाई, तुमको भूख लगी है, उनके बच्चे हो तुमको प्यार से मैगी बना के दे रही है। वही मम्मी अगर ये सोचे कि यार मैं मैगी बहुत अच्छी बनाती हूँ, सबको बहुत ज्यादा पसंद है, क्यों ना मैं घर के बाहर एक ठेला लगा लूं और शाम में रोज 2 घंटे मैगी बेचा करूं। अब मम्मी का इंटेंशन चेंज होके क्या हो चुका है? मॉनेटरी पर्पस। नाउ इट्स एन इकोनॉमिक या बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन में हम देखते हैं कि पोर्ट इकोनॉमी को बोला जा रहा है, इट इज अ सेट ऑफ it is a set of economic activities and benefits जो कि जेनरेट किए जाते हैं ड्यू टू द फंक्शनिंग ऑफ सी पोर्ट। समंदर में जो पोर्ट्स होते हैं ना, सी पोर्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया ये एक्टिविटीज इस तरीके की होती है जो बेसिकली बेनिफिट जनरेट करती है सी पोर्ट के ऑपरेशंस के थ्रू या सी पोर्ट के ऑपरेशंस के वजह से। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि इन ऑपरेशंस में या इन एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन दीज एक्टिविटीज। तो भाई इन एक्टिविटीज में या पोर्ट इकोनॉमी में ऐसी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जिनकी लिस्ट मैं आपको बताने वाली हूं, जैसे कि बड़े बड़े कार्गोज आते हैं तो कार्गो हैंडलिंग एंड उससे रिलेटेड लॉजिस्टिक्स, और आ जाता है सारी की सारी शिपिंग सर्विसेज, और आ जाती है वेयर हाउसिंग, स्टोरेज जो करके रखता है स्टॉक वगैरह, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज सर्विसेज। पोर्ट के आसपास या पोर्ट पर ही बहुत बड़े बड़े कार्गोज आते हैं भाई, वो कार्गो तुरंत पोर्ट पर आके तुरंत थोड़ी ना कहीं भी निकल जाते हैं जहां उनको जाना होता है, एक्चुअली में उनको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वेयर हाउसेस एंड स्टोरेज सर्विसेज भी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कस्टम्स एंड टैक्सेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, इसके अलावा पोर्ट से रिलेटेड बहुत कुछ, इतने बड़े बड़े कार्गो को हैंडल करने के लिए बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड उसी के साथ साथ मैरीटाइम सर्विसेज। ये सारी टाइप की सर्विसेज को हम पोर्ट या सी पोर्ट से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं। ये हो गया जेनेरिक। अब पहले ये समझते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पोर्ट्स इन इंडिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, अच्छा, अब इंडिया का अगर आपने देखा होगा नक्शा, तो ये इतनी बड़ी, जिसको इंडिया का पेनिनसुलर रीजन कहते हैं, इतनी बड़ी तो इंडिया की कोस्ट लाइन है अकेली, तो हमारी लगभग 7500 किलोमीटर की अकेली कोस्ट लाइन होती है। ठीक है, ओवर इनफैक्ट 7500 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन होती है। इस कोस्ट लाइन में, इस पूरी कोस्ट लाइन में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस चलता है, दैट ऑल गोज ऑन थ्रू पोर्ट्स। तो इस पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में थ्रू मैरीटाइम, समंदर के थ्रू जो होता है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं
पोर्ट इकोनॉमी। ठीक है, जैसे पहला, पोर्ट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं अगर हम वो देखें, स्पेशली इन इंडिया, तो पोर्ट्स आर अ गेटवे टू ट्रेड। लगभग एक्चुअली में 95%, इनफैक्ट मोर देन 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, 95% की अपन बात कर रहे हैं ना, तो मतलब बाय वॉल्यूम एंड ऑलमोस्ट 65% बाय वैल्यू। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, तो जो टोटल हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, टोटल ट्रेड करते हैं हम, उसमें 95% बाय वॉल्यूम एंड 65% बाय वैल्यू, मतलब पैसों की बात हो रही है अब यहाँ पे। ये पूरा का पूरा किया जाता है थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आज भी बड़े बड़े कार्गोज वगैरह जो होते हैं उनको थ्रू एयर इधर से उधर मूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। थ्रू रोड तो ऑप्शन ही नहीं है। दो कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाना, मोस्टली बहुत दूर दूर की कंट्रीज होती है, समंदर बीच में रहता है, तो बाय एयर कर सकते हो या बाय थ्रू सी कर सकते हो। बाय एयर करने में बहुत बड़े बड़े कार्गोज इधर से उधर कैरी नहीं कर सकते हैं, इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। वही बाय सी रूट करने में या मैरीटाइम ट्रेड के थ्रू, मैरीटाइम रूट के थ्रू करने में आपको काफी चीप भी पड़ जाता है और बहुत बड़े बड़े कार्गोज भी आप एक से दूसरी जगह एट द सेम टाइम डिस्प्लेस कर सकते हो। तो गेटवे टू ट्रेड हो गया पहला। ठीक है, पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये पूरा ट्रेड करने में बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पोर्ट्स क्या करते हैं ना, दे अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। अच्छा, कैसी इंडस्ट्रीज? सच एज पेट्रोकेमिकल्स, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां वगैरह जो बनाते हैं ऑटोमोबाइल्स, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सेट्रा, ऑफन लीडिंग टू। इन इंडस्ट्रीज की वजह से अक्सर आप देखते हैं कि देयर इज अ पोर्ट इंडस्ट्रियल जोन्स, जिनको बोला जाता है PBIZs। ठीक है, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो जिस कंट्री में पोर्ट्स होते हैं उस कंट्री में आप देखेंगे अक्सर पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, ये भी आपको इनफैक्ट जिस कंट्री में एक पोर्ट इकोनॉमी अच्छी खासी एग्जिस्ट करती है, वहां ये सारी इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी प्रोसेस की वजह से रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही सरकार के लिए। रेवेन्यू जनरेशन, पोर्ट चेंजेस, पोर्ट्स के थ्रू जब आप कोई चीज आपकी कंट्री में कोई इंपोर्ट हो रहा है तो आप उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हो, कस्टम्स ड्यूटी लगाते हो, टैरिफ्स लगाते हो, इसके थ्रू गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेशन इज वन ऑफ द रीजंस, एंड अनदर रीजन इज इट इज ऑल्सो अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDIs, FIIs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैग्नेट। ठीक है, स्पेशली अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो PPPs, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के केस में इस मॉडल के अंडर आप अक्सर देखोगे कि कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहां पे पोर्ट इकोनॉमी अच्छी खासी डेवलप्ड है, वहां पर आप अक्सर देखोगे कि FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा करना चाहते हैं बाहर फॉरेन कंट्री में बैठे हुए बड़े बड़े कंपनीज, बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ठीक है, अच्छा, अगर अपन एक और लास्ट की चीज पढ़ ले कि इंडिया में अगर हम बात करें तो किन किन टाइप के पोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया, तो टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया में हम मोटा मोटी दो तरीके के पोर्ट्स बोल सकते हैं। एक तो 13 मेजर पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मुंबई में है, चेन्नई में है, विशाखापट्टनम में है, कांडला में है, ये सब मेजर पोर्ट्स हो गए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, ये सब 13 मेजर पोर्ट्स हो गए। और दूसरे तरफ आते हैं 200 से भी ज्यादा नॉन मेजर पोर्ट्स, जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अपना रेगुलेट करती हैं। छोटे छोटे पोर्ट्स ये 200 से भी ज्यादा है। इसके अलावा मेजर पोर्ट्स अभी तक 13 हैं इंडिया में। ठीक है,
वापस आ जाते हैं अपनी जो न्यूज, जो खबर थी जिसको पढ़ना था। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि भाई पोर्ट इकोनॉमी जो है वो इंडिया के जीडीपी को, ग्रोथ को आगे ड्राइव करने वाली है। कैसे? कोस्टल स्टेट्स एंड पोर्ट सिटीज विल बिकम की ग्रोथ सेंटर्स फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। हमने जो 2047 में विकसित भारत का गोल सेट किया है उसी की बात हो रही है। उसको अचीव करने के लिए पोर्ट इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, ऐसा मोदी जी का कहना था। स्पीकिंग आफ्टर द कमिश्निंग ऑफ 8,800 करोड़ विजनजैम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट। अच्छा, डीप वाटर क्या होता है? काफी सारे टाइप के पोर्ट्स होते हैं, उनमें से एक डीप वाटर, शैलो वाटर भी होता है। शैलो वाटर पोर्ट का मतलब होता है, एकदम बेसिक से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, पोर्ट जो होता है बेसिकली समंदर। मान लो कि ये कोस्ट है, यहां पर पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे आप कोस्टल एरिया के पास आते हो, आप पोर्ट के पास आते हो, वैसे वैसे जमीन ऊपर आती है, मतलब समंदर थोड़ा उथला, कम गहरा हो जाता है, ठीक है। जैसे आप समंदर के पास जाते हो वैसे वैसे समंदर गहरा होता जाता है। अब शिप्स क्या होती है? जैसे ये मान लो पानी है, इसमें शिप पानी के ऊपर थोड़ी ना चलती है, शिप तो पानी के अंदर थोड़ी सी डूबकर चलती है। अच्छा, जितना ये एरिया शिप का बहुत भारी भारी कार्गोज होते हैं, शिप का डूबता है, उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ है। बचपन में साइंस में पढ़ा था, वाटर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं अपन इसको, मतलब इतना पानी वाटर को डिस्प्लेस करते हुए शिप चलती है। तो जितनी ज्यादा बड़ी शिप होती है उतने कई बार कई मिलियन टन्स ऑफ वाटर एट द सेम टाइम डिस्प्लेस करती है शिप। तो बहुत बड़ी बड़ी जो शिप्स होती है ना, वो शैलो वाटर पोर्ट्स में आ नहीं पाती है, क्योंकि शैलो वाटर मतलब उथला पानी है, गहराई ज्यादा है नहीं। वो इतनी बड़ी शिप है कि क्या पता नीचे समंदर के तट से ही टच हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत गहराई तक डूबकर चलती है, वो बहुत सारा वाटर डिस्प्लेस करती है। तो काफी सारी शिप्स जो है वो शैलो वाटर पोर्ट्स में आ नहीं पाती। तो डीप वाटर पोर्ट्स अलग से बनाए जाते हैं उनके लिए। डीप वाटर पोर्ट में डायरेक्टली बड़ी बड़ी शिप्स, बड़े बड़े कार्गोज के साथ भी सीधा पोर्ट तक आ जाती है। अदरवाइज जनरली बड़े बड़े कार्गोज जो होते हैं ना, उनको थोड़ा दूर समंदर की गहराई में खड़ा करके वहां से फिर अलग से बोट्स और शिप्स को भेजकर, छोटी शिप्स को भेजकर कार्गोज को शिफ्ट किया जाता है टू द पोर्ट, ठीक है। सो ये जो अभी अभी इनॉग्रेट किया है, दिस इज एक्चुअली डीप वाटर पोर्ट इन केरला कैपिटल, ठीक है। मतलब कहां की बात हो रही है? तिरुवनंतपुरम की बात हो रही है। सेंटर इज कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग दिस चैनल ऑफ इकोनॉमिक पावर टू टेक द मैरीटाइम सेक्टर टू न्यू हाइट्स। उनका ये कहना था। पोर्ट इकोनॉमी रीचेस इट्स फुल पोटेंशियल जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को साथ में प्रमोट किया जाता है, तब जाके पोर्ट इकोनॉमी फ्लरिश कर पाएगी, ठीक है। नोटिंग दैट दिस हैज बीन द ब्लूप्रिंट ऑफ सेंटर्स पोर्ट एंड वाटरवेज पॉलिसी ओवर द लास्ट डेकेड। पिछले 10 साल से इसी चीज पे काम किया जा रहा है। अंडरस्कोरिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ, मैंने बताया था ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी हाईलाइट किया जो प्राइवेट सेक्टर प्ले करता है। ही सेड दैट thousands of crores have been invested through public private partnership over the past 10 years to upgrade India's ports to global standards and make them future ready. With a natural deep draft of nearly 20 meters and located near one of the world's busiest sea trade routes, the new Visakhapatnam port is expected to strengthen India's position in global trade, enhancing logistics efficiency and reducing reliance on the foreign ports for cargo transshipment। हम अभी फिलहाल डीप वाटर कार्गोज के लिए कई बार फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, वहां पे शिप आती है, वहां से फिर हम अपने कंट्री तक लेकर आते हैं। अब हमको उस पर रिलाई कम या नहीं के बराबर करना पड़ेगा। द विजनजैम फैसिलिटी इज द कंट्रीज फर्स्ट डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड वाज डेवलप्ड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। इन दोनों ने साथ में मिलकर इस पोर्ट को डेवलप किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑन द पॉइंट ऑफ रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू लॉस। तो टर्मिंग द विजनजैम पोर्ट एज अ सिंबल ऑफ न्यू एज डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि कैपेसिटी ऑफ दिस ट्रांसशिपमेंट हब विल ट्रिपल, मतलब आने वाले कुछ सालों में इसका कैपेसिटी एट द सेम टाइम कितना कार्गो हैंडल कर सकता है, दैट इज कैपेसिटी, वो ट्रिपल हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में, इनेबलिंग अ स्मूथ अराइवल ऑफ सम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो शिप्स जो फिलहाल इंडिया में नहीं आ पाती। इसकी वजह से उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया दैट 75% ऑफ इंडियाज ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशंस जो प्रीवियसली पहले कंडक्ट किए जाते थे बाहर के या फॉरेन बड़े बड़े पोर्ट्स में, वो अब डायरेक्टली इंडिया तक आ सकते हैं, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लॉस फॉर द कंट्री। Stating that this situation is now set to change, he asserted that Indian money would now serve India and the funds that once flowed outside the country would generate new economic opportunities within the country itself, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोर्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है रिलीफ
टू जम्मू एंड कश्मीर फैमिली फेसिंग डिपोर्टेशन टू पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में बहुत सारे हमको न्यूज देखने को मिल रहे हैं जहां पे जम्मू कश्मीर की काफी सारी फैमिलीज जो इंडिया में रह रही हैं, जो वीजा पर है उनको बोला जा रहा है उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे भी हैं कि विमेन गॉट मैरिड इनटू फैमिलीज इन इंडिया एंड उनको बोला जा रहा है कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा और उनको डिपोर्ट किया भी जा रहा है। तो अ लॉट ऑफ केसेस, अ लॉट ऑफ पिटिशंस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, जो शायद आने वाले कुछ टाइम में धीरे धीरे करके उनको रिजॉल्व किया जाएगा। बट फिलहाल के लिए एक जम्मू कश्मीर की फैमिली हु आर फेसिंग डिपोर्टेशन टू पाकिस्तान, फिलहाल के लिए उनको रिलीफ दिया गया है। ठीक है। अच्छा, जेडी वैंस जो उस टाइम पे इंडिया में ही थे जब ये टेरर अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर पर, he said he is worried by the tensions between the N powers, यानी कि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। So the United States is in close contact with India and Pakistan, दोनों के ही प्राइम मिनिस्टर से क्लोज कॉन्टैक्ट में बातचीत होती रह रही है, अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स attributed to senior US officials। अच्छा, जो स्टेटमेंट्स रिपोर्ट किए गए फ्रॉम द फिगर्स इंक्लूडिंग यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मार्को रूबियो आस्क्ड इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ टू de-escalate the tension, and the secretary of defense मिस्टर पीट हेगसेथ, इन तीनों का ही कहना है, they all called on India to ensure its responses do not lead to a larger conflict, कि भाई कल को वॉर लाइक सिचुएशंस ना आ जाए, ये उनका कहना है। मिस्टर वैंस ऑल्सो recommended Pakistan to hunt down the terrorist operating from its territory that it controls। तो बेसिकली एक तरीके की सुलह कराने का ट्राई कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई ऑलरेडी दुनिया के दो कोनों में जंग छिड़ी हुई है, फुल फ्लेजेड वॉर चल रहा है, तीसरा जगह ये ना बन जाए जहां वॉर स्टार्ट हो जाए। Alongside security concerns, comments attributed to the vice president's office also touched upon trade, referencing recent talks further by a high-level visit to India। While calling Prime Minister Narendra Modi a tough negotiator, these reported remarks criticized India for allegedly taking advantage of US for a long time and closing off its market to US agricultural products। इन चीजों के ऊपर भी कमेंट किया गया। अल्टीमेटली व्हाट दे सेड वाज, कुछ फाइनल टॉक्स नहीं आई है, दे अल्टीमेटली आर सेइंग टेलिंग इंडिया एंड पाकिस्तान या रादर रिक्वेस्टिंग देम टू de-escalate, मतलब टेंशन जो बढ़ रहे हैं इसको और ना बढ़ावा दें, धीरे धीरे करके एमिकेबली एक जगह बैठ के बातचीत करें दोनों कंट्रीज, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। फिलहाल में प्रॉब्लम कल के न्यूज़पेपर में जो पढ़ेंगे वो ये भी है कि भाई यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है इंडिया को खास तौर पे कि नॉट टू गेट इनटू अ वॉर एंड ऑल दैट, जिसकी a lot of experts have called out their hypocrisy, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में आराम से यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया भैया ये तुम्हारा मसला है, हम नहीं पढ़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड इंडिया पाकिस्तान की जब बारी आई तो ये बीच में घुस के बोल रहे हैं कि भाई दिस इज नॉट राइट एंड ये वो, सो एक्सट्रीमली हिपोक्रेट बिहेवियर, वो तो पूरी दुनिया ही एक्सेप्ट करती है बाय द यूरोपियन यूनियन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अच्छा यहाँ पर छोटा सा इशू है बट बोला जा रहा है ऐसे, हुर्रियत चेयरमैन एंड कश्मीर के चीफ क्लेरिक जो है मिस्टर मिरवेज उमार फारूक, उनका ये कहना है, उनने अपने फ्राइडे को जो सर्मन दिया था उसमें उनका ये कहना था कि भाई जामा मस्जिद में जो श्रीनगर में है कि कश्मीरीज को ऑल ओवर इंडिया गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड other people जो कश्मीर से हैं, जो कहीं और रह रहे हैं, despite unanimous condemnation of the incident, describing the killing of 26 civilians in the attack as heart-rending and horrendous event। उनका ये कहना था कि भाई डिस्पाइट पूरे कश्मीरीज एक साथ आके ये बोल रहे हैं कि हम इस तरीके के इंसिडेंट को कंडेम करते हैं, हम निंदा करते हैं इसके बाद भी उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा के उनको अल्टीमेटली टारगेट किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाट ही सेड इन हिज सर्मन। अच्छा, नेक्स्ट, टीच पाकिस्तान अ लेसन फॉर पहलगाम अटैक, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो कांग्रेस की भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें नरेंद्र मोदी जी या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को उनका ये कहना था टू आइसोलेट एंड पीनलाइज पाकिस्तान फॉर इट्स कंटिन्यूड एक्सपोर्ट ऑफ टेरर। कांग्रेस की वर्किंग ग्रुप कमेटी का ये कहना था। दे इन अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ द पार्टी डिस्कस्ड वट एवर सिचुएशन वॉज गोइंग ऑन। हर पार्टी की इनफैक्ट इसके बाद हाई लेवल मीटिंग हुई थी, सारी पार्टीज ऑल्सो केम टुगेदर, दे गॉट यूनाइटेड एंड डिस्कस्ड at the top level what all important things what all important needs steps could be taken against Pakistan।
फिलहाल पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ने भी ये रिपोर्ट रिलीज की थी कि इंडिया इज कंसिडरिंग समथिंग एक्सट्रीमली ड्रास्टिक या किसी तरीके का स्ट्राइक इंडिया कंसिडर कर रहा है विद इन द नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स, ऐसे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस का कहना था। बट इस चीज को हुए 48 से ज्यादा आवर्स हो चुके हैं, फिलहाल तक नथिंग हैज बिन डन और नथिंग हैज हैपेंड, और मे बी समथिंग इज गोइंग ऑन एंड हैपनिंग एंड वी डोंट नो अबाउट इट। वेरी हाई चांसेस ऑफ दैट, इनफैक्ट क्या पता पाकिस्तान के साथ होने के बाद पाकिस्तान को भी पता चलेगा उनकी इंटेलिजेंस इस तरीके की है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, बट दिस इज फॉर श्योर कि इंडिया इस बार शांत या चुप नहीं बैठने वाली है। जैसे शायद हम 26/11 में बोल सकते हैं कि हम शांत बैठे थे, हमने पाकिस्तान को ही अप्रोच किया था कि भाई हाँ ठीक है, चलो तुम प्रोब खुद से इन्वेस्टिगेशन कर लोगे विद इन द कंट्री, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन, जिसका कोई अल्टीमेटली नतीजा निकल कर आया नहीं था। तो हम ये सब पाकिस्तान के साथ करके देख चुके हैं। नाउ इट्स फाइनली टाइम, इवन आई बिलीव कि भाई एक बार उनको पता चलना चाहिए कि आप इस तरीके से किसी एक कंट्री को पोक करके नहीं बैठ सकते, हर बार बिलीविंग कि भाई हर बार आपको ऐसे बच्चों की तरह छोड़ दिया जाएगा कि भाई बच्चा है, बच्चा है, बच्ची कंट्री है, ऐसा हर बार नहीं होने वाला है। सो दिस टाइम आई थिंक इंडिया इज फाइनली गोइंग टू टीच देम अ लेसन। With that, I'll take your leave and we are going to meet again on Monday जब हम Sunday और Monday का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। So with that, thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again on Monday. This is Vishishta signing off.